Bismillahirrahmanirrahim. Step to learn YouTube channel for parents guidance. Very important topic. Autism spectrum disorder and mainstream schools. या academic skills. ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो हर पेरेंट के दिल में होती है. हर वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा बच्ची जो है नॉर्मल स्कूल में जाए. वेरी नेचुरल, डेफिनेटली वेरी नेचुरल. कितना मुमकिन होता है, कितना नहीं मुमकिन होता है, विल डिस्कस दैट. किस तरह होना चाहिए, क्या हर्डल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे. बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, लेकिन उसको कंप्लीशन के लिए एक बहुत एफर्ट भी दरकार होती है. ज़रा सी आपकी मिस कैलकुलेशन, ईगरनेस, अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर वो डिसीजन ना होना, उस लाइकलीहुड को, उस बेहतर चांस को नेगेटिव में चेंज कर सकता है. दर हकीकत बहुत सारे हर्डल्स होते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर. एक बच्चा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे आता है, इट्स अ वाइड रेंज. हाई फंक्शनिंग से लो फंक्शनिंग तक डिफरेंट कैटेगरीज में हमें डिफरेंट नामों के साथ हमें बच्चे मिलते हैं. बहुत सारे बच्चे मेरे पास से शिफ्ट हुए हैं मेन स्ट्रीम के अंदर. मुझे नाम भी शायद सबके ना याद हों. हारून, हमदान, हारिस, बाई चांस तीनों का नाम एच से शुरू हो रहा है जो मैंने बोले. फाइन, दे आर सक्सेसफुल, फाइज अचीविंग, आगे बढ़ रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, अगले स्कोर्स ले रहे हैं, ग्रेड्स में जा रहे हैं, इवन गेटिंग पोजीशंस ओवर देयर. ये सब मुमकिन होता है. बहुत सारे नाम मेरे पास ऐसे भी हैं जिनको वी थॉट कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ज्वाइनिंग मेन स्ट्रीम. मेरी ही रिकमेंडेशन के बावजूद शायद वो नहीं भी चल पाए. बहुत सारे नाम मेरे पास ऐसे भी हैं जिनको मैंने रिकमेंड नहीं किया, लेकिन वो पेरेंट्स के इनिशिएटिव पे उन्होंने वो किया. उनका कैसा रहा, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे नेगेटिव मिलता है. दे रिटर्न बैक, बट आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स. कोई 2 साल बाद, कोई साल बाद, कोई 6 माह बाद, कोई 3 साल बाद, कोई एक ऐसी स्टेज पे जब वो पूरी अपनी कोशिश दाएं बाएं करने के बावजूद उसको सेटल नहीं कर पाते, देन दे रिवर्ट. वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग फेज होता है इनफैक्ट पेरेंट्स के लिए, बच्चे के लिए, और नेचुरली मेरे लिए भी, क्योंकि उस पर अच्छी एफर्ट हमने की होती है, और जब वो उस अंदाज से नहीं होती, अचीव हो पाता रिज़ल्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं या जिसके लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें डिसअपॉइंटमेंट नेचुरल है. इफ़ वी सी द हर्डल्स, एक बच्चा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है उसको क्या हर्डल्स होते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर, तो उसमें एक अच्छी लिस्ट मेरे पास है. सबसे पहला फेज़ उसका जो डिफ़िकल्ट होता है, जो उसको एडजस्ट होने में दिक्कत करता है, पैदा करता है, वो उसकी सेटलमेंट होती है एक नई इन्वायरमेंट में. सेमनेस चाहते हैं, चेंजेस को रिएक्ट करते हैं, पेयर अप होने में टाइम लगता है. वो सेटलमेंट का फेज़ बहुत मुश्किल होता है. मोस्टली उस फेज़ में ही रिवर्ट हो जाते हैं या एडजस्ट नहीं हो पाते. पेरेंट्स एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे से तीसरे, चौथे,
इस अंदाज से वो शिफ्ट करते रहते हैं। कोई सेटलमेंट को बहुत लंबा पीरियड ले लेते हैं। उसकी वजह ये नहीं कि वो बच्चा उस स्टेज पे नहीं आया होता, उसकी वजह उस स्कूल का एनवायरनमेंट, उसके टीचर्स, उनका रोल भी इम्पॉर्टेंट होता है। वो कितना उसको हेल्प करते हैं इस ट्रांजिशनल पीरियड को, जो वो एक स्पेशल स्कूल से नॉर्मल स्कूल में जब आता है उसको कितना एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बेसिकली दो ही स्कूल्स हैं, वन इज़ स्पेशल एंड वन इज़ मेन स्ट्रीम नॉर्मल स्कूल्स जो हैं। अब बहुत सारे बच्चे हमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे भी ऐसे मिलते हैं जो ना उस साइड पे उनके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट है स्पेशल स्कूल्स के अंदर, ना मेन स्ट्रीम के अंदर। वो एक स्लो लर्नर कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये हमारे स्कूल्स का स्टेटस है जो हमारी सोसाइटी में यहाँ पे हमें मिलते हैं। स्लो लर्नर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया, उन्होंने किया, उसमें कुछ चल पाए, कुछ ने छोड़ दिया। डिमांड को देखते हुए बहुत सारे मेन स्ट्रीम स्कूल्स ने अपने साथ उन बच्चों को लेना शुरू कर दिया, ऐसे स्कूल्स भी हैं। इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपीज़ भी वहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। शैडो टीचर, रिसोर्स टीचर का कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ये सारे डिफरेंट हमें अपनी सराउंडिंग में स्कूल्स मिलते हैं जहाँ पे इस तरह के बच्चे सेटल होने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम इन पेरेंट्स जो ये अपने बच्चों को वहाँ सेटल करना चाहते हैं, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है जो फोर्स किया जाता है उन स्कूल्स की तरफ से। रादर आई थिंक दे एक्सप्लॉइट इट। मैं उस डिटेल में इस क्लिप में नहीं जाना चाहता हूँ, वो मैं किसी और क्लिप में उस पर अलग से बात करूँगा। इस वक्त हम ये देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना कैसे चाहिए, किस चीज़ को देखना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या हर्डल्स होते हैं जो हमें इसमें ओवरकम करने चाहिए, जिसकी बेस पे हम सक्सेसफुल हो सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा वो डिसीजन हमें डिसअपॉइंटमेंट के बजाय हमारी सेंस ऑफ अचीवमेंट का बायस बने। तो सेटलमेंट एक फ़ेज़ है जिसमें वो बच्चा डिस्टर्ब होता है, वो अच्छा फ़ेज़ गुजर जाए तो बच्चे के लिए आसानी हो जाती है मेन स्ट्रीम के अंदर। फिर उसकी अटेंशन डेफिशिएंसी बहुत बड़ा फैक्टर है, तवज्जो नहीं देता, अपने आप में मगन रहता है, वो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम करती है उन दूसरे ग्रुप के साथ आगे बढ़ने के अंदर, चलने के अंदर। देन उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का उसका वीक होना वो एक फैक्टर होता है। उसमें उस इन्वायरमेंट में वो टीचर दूसरे बच्चों के साथ जिस तरह कम्युनिकेट करती हैं, शी एक्सपेक्ट्स कि ये भी उस तरह से कम्युनिकेट करे। मैं कहूँ ये समझ जाए, ये बोले मैं समझ जाऊँ, वर्बल कम्युनिकेशन का होना। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे जब हम देखते हैं तो यही वो प्रॉब्लम्स हैं, अटेंशन डेफिशिएंसी, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, जो एक्चुअली इनको फेस करने पड़ते हैं। अब वो उस लेवल पे जब नहीं होता तो उस नए स्कूल के अंदर उनको एडजस्ट होने में मुश्किल होती है। हाइपर एक्टिविटी होती है, इन सीट बिहेवियर नहीं होता। वो टीचर्स चाहती हैं कि वो एक इंस्ट्रक्शन दें तो बच्चा बैठ जाए, अगर बच्चा खड़ा भी है या इधर उधर कुछ और कर रहा है। ये बच्चे वो नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे हैव हाइपर एक्टिविटी। बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, अनडिजायर्ड बिहेवियर्स होते हैं, throwing, disobedience, hitting, biting, ये behaviors undesired जितने भी हैं, attention seeking, irritating, ये वो तमाम behaviors हैं जो उसको वहाँ पे एडजस्ट होने में दिक्कत करते हैं, पैदा करते हैं। प्री एकेडमिक स्किल्स, ख़ास तौर पे राइटिंग एबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो एक मुश्किल पैदा करता है इन बच्चों को उस इन्वायरमेंट में सेटल होने में। राइटिंग इनकी उस अंदाज से डेवलप नहीं होती है या लिमिटेड होती है, वेरी करेगा, रेंज के ऊपर प्लस माइनस हो सकता है। मूड स्विंग्स होते हैं, इंटरेस्ट है तो काम किया, इंटरेस्ट नहीं है तो काम नहीं किया।
पूरा हफ्ता वो काम करवाते रहे, टेस्ट लिया तो टेस्ट के अंदर उसने बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं बताया, बिकॉज एट दैट वेरी मोमेंट वो उसके लिए विलिंग नहीं था, तैयार नहीं था, मूड नहीं था उसका। उसकी ये जो बात मैं कर रहा हूँ उसमें कि पूरा हफ्ते में वो काम करता है और जब टेस्ट आता है तो उसको नहीं कर पाता, दैट इज़ अ चेंज। वो टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं, उसको ड्रिल नहीं कराई गई, उसको आता नहीं टेस्ट में अपीयर होना, उसको पेपर देख के सॉल्व करना नहीं आता, सो दैट बिकम्स अ हर्डल। अब उसको वही पेपर अगर हम रूटीन में कुछ प्रैक्टिस ड्रिल्स दे देते हैं, अब वो उसके लिए उस पेपर को देख के उसको सॉल्व करना उसके लिए शायद आसान भी हो सकता है। सोशलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, सोशल रूल्स की अंडरस्टैंडिंग का होना या ना होना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कंसिडर होना चाहिए, जो कि उसमें बच्चे के उस हवाले से ये प्लस कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो शायद मैं मिस कर रहा हूँ। तो ये मेन फैक्टर्स हैं, हर्डल्स हैं एक बच्चे के जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे होता है और वो मेन स्ट्रीम में जब एडजस्ट होना होता है तो ये प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ते हैं, या ये प्रॉब्लम्स उसको वहाँ सेटलमेंट को आसान या मुश्किल जो भी हो वो बनाते हैं। इनको हमें फोकस करना चाहिए बिफोर टेकिंग सच डिसीजंस। ये डिसीजन लेना कि मेरा बच्चा मेन स्ट्रीम में जाए या ना जाए इज़ वेरी क्रिटिकल डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। सही टाइम पे लिया जाएगा, सही अप्रोप्रिएट लेवल पे लिया जाएगा तो लाइकली चांसेस उसके बेहतरी की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर उसमें मैं कहूँ कि हमें क्या क्या चीज़ कंसिडर करनी चाहिए इस डिसीजन को लेते हुए, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी एज है। क्या वो अपने एज ग्रुप के साथ स्कूल के अंदर जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी एज के बच्चे को क्लास 4 में होना चाहिए और ये केजी में या 1 में जा रहा है। एक डिले उसके अंदर, गैप उसके अंदर इतना ज़्यादा है कि वो उसको कूप अप नहीं कर पाएगा, कवर अप नहीं कर पाएगा। एक लेवल तक जाके फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, पर्सनैलिटी इश्यूज आ जाएंगे, मिसमैच हो जाएगा एक एज के साथ। वो फैक्टर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एज उसकी क्या है। फिर उसकी स्वेरिटी लेवल कैसा है, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, माइल्ड है, जस्ट फ्यू फीचर्स हैं, मॉडरेट है, सुयर है, कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका वहाँ पे सेटल होना या ना होना। इसको हमें कंसीडर करना चाहिए, एवेलुएट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या इसका स्वेरिटी लेवल ऐसा है कि ये मेन स्ट्रीम के अंदर इन एनी वे चल जाए, बेशक शैडो टीचर, बेशक किसी भी अंदाज में, इस चीज़ को अकॉर्डिंगली हमें एवेलुएट करना चाहिए। कुछ बच्चों का लेवल ऐसा होता है कि शायद उनको शैडो टीचर या रिसोर्स टीचर वाला फैक्टर उसको हेल्प कर दे, कुछ के लिए वो भी मुमकिन नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा हमें कंसीडर करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो स्कूल है, उस जहाँ पे हम उसको भेजना चाह रहे हैं, वो स्कूल की इन्वायरमेंट कैसी है, उस स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, कितना वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को जानते हैं, कितना वो उसको एड्रेस कर सकते हैं, उस इन वीकनेसेस को, जो उन हर्डल्स को जो हमने बात की है पहले, अटेंशन, कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें, हाइपर एक्टिविटी, बिहेवियरल इश्यूज़। अगर तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं विद ऑल दीज थिंग्स, नोइंग वेरी वेल कि ये इश्यूज़ इसके बच्चे के हैं और हम इन इश्यूज़ को एड्रेस कर लेंगे वन वे और दी अदर, फिर तो उसके सेटलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ वो एक अपनी इनरोलमेंट बढ़ा रहे हैं, एक फिगर उसमें ऐड करना चाह रहे हैं फॉर एनी पर्पज़, फ़ी की वसूली भी एक पर्पज़ उसका होता है, और इन चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल कंसीडर ही नहीं किया या सोचा ही नहीं, तो फिर वो बच्चे के सेटलमेंट के चांसेस वहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हमें बीइंग पेरेंट पहले कंसीडर करना चाहिए कि क्या ये अप्रोप्रिएट हैं उसके उस मेन स्ट्रीमिंग स्कूल के लिए, या अभी उसमें मुमकिन नहीं है। अगर कंपैरिजन में, एवैल्यूएशन में हमें ये पॉजिटिव नज़र आए, फिर सॉरी,
इस सूरत के अंदर तो हमें वो डिसीजन ले लेना चाहिए, अदरवाइज़ हमें सिर्फ अपनी ख्वाहिश को मीट करने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो डिसीजन कभी भी नहीं लेना चाहिए। बी रियलिस्टिक। फैक्ट्स हैं, आपके सामने हैं, ये तमाम फैक्टर्स जो मैंने बात की है, एज कैसी है, उसकी स्वेरिटी लेवल कैसा है, उसकी प्रेपरेशन उसकी कैसी हो गई है, क्या वो उस लेवल पे आ गया है कि वो स्कूल इस एनवायरनमेंट में चल जाएगा। मेन जो हर्डल्स उसके थे उनको आप एवेलुएट करें कि क्या उसकी इन सीट बिहेवियर इतना डेवलप हो गया है, क्या उसकी अटेंशन इतनी डेवलप हो गई है जितनी कि उस एज के, उस ग्रेड के लेवल पे दरकार है। देन डिसाइड अपॉन इट, बिकॉज इफ़ यू टेक अ रॉन्ग डिसीजन नॉट कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स इंपॉर्टेंट वंस, उस सूरत में क्या होगा कि आपके लिए एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। आप एक जगह ट्राई करेंगे, फिर आप ब्लेम स्कूल को करेंगे, टीचर्स को करेंगे, इसके बाद आप कहेंगे कि नहीं ये स्कूल अच्छा ही नहीं है, इन्होंने तो ये किया, इन्होंने वो किया, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इस स्कूल के अंदर इस तरह की इन्वायरमेंट में मेरे बच्चा जाने के काबिल ही नहीं था। अभी एक रियलिटी है, वी कैन नॉट डिनाई इट। तो ये रॉन्ग डिसीजन आपका इस फैक्ट एस्पेक्ट्स के अंदर आपको डिसअपॉइंटमेंट में ले जाता है। आप दूसरे में ट्राई करते हैं, तीसरे में करते हैं, एक वक्त आता है आप अल्टीमेटली यू रिवर्ट बैक जहाँ से चले थे। अब आपके लिए वो एकेडमिकल अचीवमेंट्स उसकी जो थी वो शायद डाई डाउन हो जाती हैं। इतनी सारी ट्रायल्स के बाद, इतनी सारी अटैम्प्ट्स के बाद आप एक्सेप्ट कर लेते हैं वन वे और दी अदर कि जी ये एकेडमिक स्किल्स में इम्प्रूव नहीं कर सकता। अब इस प्रोसेस के अंदर जो उसका इतना लॉस होता है बच्चे का एज की डेवलपमेंट के साथ, आपका एक फेज़ में जाना, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के हवाले से, वो तमाम आपको डिप्रेशन में ले जाते हैं। और जो काम आप बच्चे के साथ कर सकते थे शायद वो करने के भी आप काबिल नहीं रहते हैं बिकॉज ऑफ दैट फेज। दिस इज द जस्ट result of that wrong decision which someone took at being eager and being having a wish कि उसका बच्चा नॉर्मल स्कूल में जाए। वो गलत टाइम था, वो उसका लेवल नहीं था जब आपने ये डिसीजन लिया। इसमें कसूर आपका है। सोसाइटी में स्कूल्स कैसे हैं, टीचर्स कैसी हैं, वी ऑल नो दैट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह का बड़ा डिसीजन लेने से पहले इन फैक्टर्स को अच्छी तरह से एवेलुएट करें, कंसिडर करें और उसके मुताबिक हम फैसला करें। We'll continue this in the next clip with a request to like and subscribe Step to Learn YouTube channel for parents guidance and be part of my cause by sharing it to the maximum people ताकि वो एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए सही डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट क्लिप के अंदर हम इनकी डेवलपमेंट स्कूल्स के अंदर कैसी होती है और क्या तरीक़ाकार होना चाहिए इसको स्कूल में ट्रांजिशन वाला फेज़ में या उसको वहाँ पे दाखिल कराने के लिए और उसको किस तरह से लेके चलना चाहिए। विल डिस्कस दैट इंशाअल्लाह ताला। थैंक्स फॉर लिसनिंग।